संभावनाओं में ले गए हो, ये संभावनाएं क्या है? आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत में खोट है कहीं न कहीं। आप इसको चुनाव की दृष्टि से, वोट की दृष्टि से देखना चाहते हो। आप जो है छोटे समुदाय और बड़े समुदाय में भेद करना चाहते हो। तो क्या आज राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर अपना एक उदाहरण है। सभापति महोदय, मैं खुद, मेरा गुजरात में मेरा एक्सीडेंट हुआ बहुत बड़ा, और जिस गाड़ी वाले ने मुझे अस्पताल लेके गया वो एक मुस्लिम परिवार का था। और जब मुझे 2 दिन बाद होश आया तो मैंने पूछा मेरा डॉक्टर कौन है, तो वो भी मुस्लिम समुदाय का था। हम लोग भाईचारे के प्रतीक हैं। इसको तोड़ो मत, इसको तोड़ो मत। आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हो? आप तो चलो कुछ प्राप्त कर लोगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये विधेयक गैर वाजिब आवश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, ये विधेयक जो है विषुक्त क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार देता है, धारा 3 के अंदर है। इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है। बिना परिभाषा के आपने विशुद्ध शब्द लिख दिया, क्षेत्र लिख दिया। मनमानी करोगे, मनमानी करोगे। जहां आपको भय पैदा करना होगा, जहां आपने कोई स्वार्थ होगा, उसको पूरा करने की आप जो है ये अधिकार दे रहे हो। सभापति महोदय, ये बिल सरकारी नियंत्रण का बहुत बड़ा आधार बनने वाला है। इसका बड़ा भारी नुकसान होगा राजस्थान को। यह विधेयक सरकार लाना चाहती है और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसका दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोध को दबाना चाहती है। सभापति महोदय, इसमें सक्षम अधिकारी की बात कही गई है और सक्षम अधिकारी एसडीएम को के बारे में बात की गई है। अब एसडीएम इतने बड़े फैसले करेगा, इतने बड़े फैसले करेगा? अरे कम से कम यहां कोई कलेक्टर को तो लगाओ, कोई बड़े एसडीएम से ऊपर का अधिकारी तो लगाओ। आज एसडीएम को क्या है? एसडीएम को तो कोई दबा लेगा, कोई ऐसा क्षेत्र घोषित करा देगा। तो मेरा सुझाव है ये कि इसके अंदर जो है आईएएस रैंक का अधिकारी होना चाहिए। आप कह रहे हो सलाहकार समिति बनेगी, ये समिति कैसी होगी? इसका कोई प्रावधान नहीं है। इस समिति में कौन होगा, किस प्रकार से होगा, तो ये एकदम अस्पष्ट है इस बिल के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको इसमें स्पष्ट बताना चाहिए कि इस सलाहकार समिति के अंदर कौन कौन लोग होंगे। क्या इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं? क्या उस क्षेत्र के मुखिया लोग भी शामिल होंगे? ऐसा कोई इसके अंदर आपने जिक्र नहीं किया। सभापति महोदय, सलाहकार समिति के साथ साथ एक समिति और मॉनिटरिंग समिति में भी कौन होगा ये भी कोई पता नहीं है। तो अब तक इतना जल्दी क्या है आपको बिल लाने की कि आप आनंद फानन में बिल ला रहे हो, कॉपी कर रहे हो? अरे गुजरात की परिस्थितियां दूसरी थी, वहां दूसरी परिस्थितियां बनाई गई। अरे वो परिस्थिति राजस्थान में मत बनाओ, ये मैं कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, संपत्ति बेचने का व्यक्ति का अपना अधिकार होता है और आप इस अधिकार को छीनना चाहते हो।
और आज मैं कहना चाहता हूं कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और आज आप जो है ये सरकार जो है ये रियल एस्टेट में क्यों आना चाहती है? अरे सब कुछ था आपके पास में। अब आप कौन जमीन बेचेगा, कौन खरीदेगा, कौन किराएदार होगा, ये सब आपने जो है ये अपने हाथ में नियंत्रण में ले रहे हो। आप नियंत्रण में ले रहे हो उनको। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। सभापति महोदय, इस बिल से जन अधिकार व नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा पहाड़ पड़ेगा। इसमें एक काम और किया है, इसमें सजा का प्रावधान रखा है, नॉन कॉग्निजेबल 3 साल और 5 साल तक। ये क्या करना चाहते हो आप इस बिल में ये सजा का प्रावधान डाल के आप डराना चाहते हो, आप डराने का माहौल बनाना चाहते हो, और आप इसका दुरुपयोग होगा निश्चित रूप से। मैं कहना चाहता हूं आपको सभापति महोदय, मैं ये विधेयक जो है समुदायों के भाईचारों को तोड़ना चाहती है। विधेयक जन विरोधी है। ये विधेयक भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा। अंत में एक सुझाव के साथ कि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी, संपत्ति का मालिक, और उस संपत्ति को नुकसान होता है तो उस व्यक्ति पर दबाव होगा कि वो उसके पुनर्निर्माण करे। मैं मंत्री महोदय कहना चाहता हूं इसके ऊपर पुनर्विचार करें, दबाव नहीं डालें। आप ऐसा काम करें कि उसकी मदद हो, उस मदद के माध्यम से वो टूटे नहीं। तो मैं इन सब बातों के साथ साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, अनावश्यक समझता हूं, राजस्थान के हित में नहीं है, भाईचारे को तोड़ने वाला है, सद्भाव को बिगाड़ने वाला है, और एक डर का माहौल, राजनीतिक दबाव, ये सब चीजें इस बिल के माध्यम से हैं। इसलिए मैं इसको चाहता हूं कि आप इसको 6 महीने के लिए प्रचारित किया जाए। धन्यवाद। श्री घनश्याम जी, श्री घनश्याम जी, श्री अमीन कागजी जी, श्री अमीन कागजी जी, सुभाष जी मिल। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। राजस्थान विषुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदार को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, ये जो विधेयक है निश्चित रूप से ऐसे विषुब्ध क्षेत्र कहें, शांत क्षेत्र कहें, उनमें रहने वाले उन लोगों की संपत्तियों को संरक्षण प्रदान करता है जो कई बार वहाँ पर उन क्षेत्रों में जब दंगे हो जाते हैं, अशांति हो जाती है, तो उनको औने पौने दामों में अपनी संपत्ति को बेचना पड़ता है। और निश्चित रूप से उस संपत्ति के संरक्षण के लिए, जब अभिमान्य एक विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि ये धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने वाला है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये बिल किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। ये बिल केवल और केवल उन लोगों की संपत्ति के संरक्षण के लिए है जो ऐसे अशांत क्षेत्रों में रहते हैं या कई बार किन्हीं कारणों से कुछ क्षेत्रों में दंगे हो जाते हैं और मजबूरनवश व्यक्ति को वहाँ से निकलना पड़ता है और कम कीमत पर अपनी बेशकीमती संपत्ति को बेचना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से ये बिल उन लोगों के लिए एक समाधान की तरह है और उन क्षेत्रों में जो किराएदार रहते हैं कई बार उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो उनको छोड़कर जाना पड़ता है, तो ये उन किराएदारों को भी संरक्षण देने का ये बिल काम करता है। मैं
और इसमें जो प्रोविज़न किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम चाहे जिस क्षेत्र को एहसान घोषित कर दें। इसमें बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है और वो ही उसको विशुद्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। और इसमें ये कह रहे थे कि संपत्ति, तो संपत्ति के लिए हम समझते हैं कई बार मजबूरी में संपत्ति का बेचान करना पड़ता है और इससे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। जब यह ओपन में ये चीज़ आएगी कि इस व्यक्ति की संपत्ति बेचना चाहता है, जब एसडीएम के माध्यम से वो जब आती है तो निश्चित रूप से उस संपत्ति का उचित दाम उस व्यक्ति को मिलता है। इसलिए कहीं भी तरीके से ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है। ये बिल केवल और केवल उन लोगों के संरक्षण का काम कर रहा है जो सांप्रदायिक हिंसा के माहौल में भय और दबाव के कारण बाजार में जो संपत्ति का मूल्य होता है उससे कम दामों पर संपत्ति को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए यह बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है। और इसमें जो कह रहे थे कि करप्शन बढ़ जाएगा, तो इसमें उचित मूल्य की एक बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा बिल के अंदर दी गई है कि या तो डीएलसी रेट या बाजार मूल्य जो ज़्यादा होगा वो उस व्यक्ति को जो संपत्ति बेचना चाहता है उस व्यक्ति को वो मूल्य मिलेगा। माननीय सभापति महोदय कि इसमें जो बताया गया है किराएदारों का भी इसमें जो व्यापक संरक्षण किया गया है, वो वापस जब ऐसा कई बार दंगा हो जाता है, मकान छोड़ना पड़ जाता है, तो उसको पुनः उसमें अधिभोग का अधिकार उसका सुरक्षित किया गया है। और संस्थागत निगरानी तंत्र भी इसमें मॉनिटरिंग और सलाहकार समिति और एसआईटी की निरंतर निगरानी का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और जो वित्तीय संस्थाओं को भी इसमें छूट दी गई है। कई बार हम जो बैंक कार्रवाई करते हैं उनके जो उस पर यह लागू नहीं होगा। ऋण प्रणाली और आर्थिक गतिविधियां इससे बाधित होने की संभावना नहीं है। मैं सभापति महोदय निश्चित रूप से ये बिल न तो कोई भावनाओं को भड़काने वाला बिल है, न इसमें कोई विद्वेष फैलाने की बात की गई है। कई विपक्षी माननीय सदस्य चिंता कर रहे थे। मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूं, ये बिल केवल और केवल उन लोगों की संपत्ति को संरक्षण देने के लिए है जो कई बार परिस्थितिवश या किन्हीं क्षेत्रों में दंगे हो जाते हैं, वो अशांत क्षेत्र हो जाता है, उनकी संपत्तियों के संरक्षण के लिए और उनकी संपत्ति को बाजार भाव से उचित मूल्य उनको मिले, तो निश्चित रूप से ये उन लोगों के लिए संरक्षण देने वाला बिल है। मेरी माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से यही मेरी आग्रह है कि इस बिल को पूर्ण समर्थन के साथ में पारित किया जाए। धन्यवाद। श्री हरीश जी चौधरी। सभापति महोदय, मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजने का निवेदन करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, ज़्यादातर विधायक लाने के पीछे मंशा रहती है कि जो कानून है उनका सरलीकरण करना। नारों में भी ये बातें, दिल्ली की सरकारों में भी ये बातें, यहाँ भी ये बातें, पर इस बिल में सरलीकरण की जगह जटिलता ही पढ़ने से समझ में आती है। उसके बावजूद भी सरकार ने ये बिल क्यों लेकर आई है वो सरकार अच्छी तरह से जानती है, उनकी मंशा क्या है। जो उद्देश्य जिनके कारण ये बिल लाया गया है, उद्देश्य और कारणों में जनसांख्यिकी संतुलन और अनुचित समूहीकरण। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये संपत्ति की दरें तय कौन करता है? क्या संपत्ति की दरें हमारे देश में सरकारें तय करती है? नहीं, संपत्ति की दरें तय करती है बाजार, और बाजार किस आधार के ऊपर तय करती है वो हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बाजार संपत्ति की दरें
वहां कौन रहवास कर रहा है उस आधार पर करती है या नहीं करती है? उस आधार पर करती है सर। किसी भी शहर के किसी भी मोहल्लों के अंदर जाकर अपन लोग इस बात का आकलन करें तो उस मोहल्ले के जमीन की कीमत तय करना का बाजार का आधार रहता है कि उस मोहल्ले में कौन रह रहा है। मंत्री महोदय जिस शहर में आज से आते हैं, संसदीय मंत्री महोदय जिस मोहल्ले में ये रहते हैं, सरदारपुरा, उस सरदारपुरा और शास्त्री नगर की जमीन की कीमत जोधपुर शहर में सबसे अधिक है। क्या उसको रोक सकेंगे हम? नहीं रोक सकेंगे। वो संसदीय मंत्री महोदय जी की समझदारी थी कि उस डेमोग्राफी के का आकलन कर कर और संसदीय मंत्री जी ने वहां जमीन ले ली। उस जमीन के कीमत बढ़ रही है। उनके बिल्कुल पड़ोस के अंदर घाचियों का मोहल्ला है, भीमराव जी भाटी, उस जमीन की कीमत वहां से 10 गुनी कम है। भीमराव जी भाटी के मोहल्ले में नहीं ली ये समझदारी। तो ये समझ कौन तय करवाती? ये समझ बाजार तय करवाती। उसके विपरीत हम लोग ये कूतर्क देकर कि हम वहां की जमीन की कीमत का संरक्षण किसी कानून से लेकर आई, ये लोकतांत्रिक देश और संविधान के मार्फत से हम लोग नहीं ला सकते हैं। व्यवहारिक तौर पर ही है। हां, आप संदेश क्या देना चाहते हो? संदेश अगर आप देना चाहते हो तो समुदाय के बीच के अंदर दूरियां का, तो उस संदेश के अंदर आप जरूर सफल हो सकते हैं, पर संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। ये जहां भी इस तरह का कानून बने हुआ है, क्या वो आर्टिकल 14 के अंतर्गत ठीक है? नहीं है। ये संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है? नहीं, ये हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। आज पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान को इस नजरिए से देखा जाता है कि सुरक्षित जगह है, भाईचारा। कोविड के वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश दूसरे प्रदेश से किसी प्रदेश के अंदर आने की मंशा किसी की बनी इस देश के अंदर, वो राजस्थान है। और मैं सतर्क करना चाहता हूं कि जिन लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस बिल के माध्यम से सबसे ज्यादा अधिक नुकसान अगर कोई कर रहा है तो ये बिल जो बहुसंख्यक वाद की ये बात करें जिससे मैं भी आता हूं, हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये भावनाओं के आधार के ऊपर आप ये बिल के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हो, पर कोई भी व्यवहारिक तर्क के माध्यम से यह सही फैसला नहीं। ये डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, क्या इस देश के अंदर कभी भी डेमोग्राफिक चेंज हुआ? नहीं हुआ। देश के मोहल्ले में हुआ या नहीं हुआ? मैं जहां बाड़मेर से आता हूं, सभापति महोदय, वहां जिनगरों का मोहल्ला है। आज मेरे पड़ोस के जिनगरों के मोहल्ले के अंदर 50% से ज्यादा दूसरे धर्म, जैन धर्म के लोग आ गए हैं। पूरे के पूरे वो 100% से 50% डेमोग्राफिक चेंज हो गया। क्या सरकार को दखलंदाजी देकर और उनके संरक्षण के नाम के पर ये रोकना चाहिए? कहीं भी किसी भी तर्क के आधार पर मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आप निर्णय ले लो। ये सिर्फ और सिर्फ बाजार के आधार के ऊपर उन लोगों ने अपना जमीन बेचकर दूसरी जगह जमीन लेने कि उस जमीन के अंदर, उस प्लॉट के दरों के अंदर वहां 10 गुनी जमीन मिल रही थी। उस आधार के ऊपर उन्होंने जमीन बेचकर और दूसरी जगह जमीन ली। क्या इस देश के अंदर डेमोग्राफी कभी चेंज नहीं हुई? इस देश के अंदर जिस बहुसंख्यक धर्म की अपन लोग बात कर रहे हैं, संसदीय मंत्री जी आप और मैं आई हैं, एक वक्त था हम लोग अल्पसंख्यक थे, जो आदि शंकराचार्य को हम लोग
सबसे ज्यादा मानते हैं और उनको एक आदर्श के तौर पर लेते हैं, उस काल में और उसके बाद में डेमोग्राफी चेंज हुई और अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हुए। वो हम लोगों के अनुकूल थी, इसलिए आज उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। अगर तर्क के आधार पर, फैक्ट और फिगर के आधार के ऊपर अगर बात करें तो बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल अलग है। पर सिर्फ तुष्टीकरण का संदेश देने के लिए इस तरह का बिल लेकर आए। इस प्रदेश को कितने बिलों की आवश्यकता है? आप मोबाइल, टैबलेट की, लैपटॉप की बात कर रहे थे, उस समय भी हाथ जोड़कर मैंने आग्रह किया कि खेजड़ी का बिल लेकर आओ, पर खेजड़ी का बिल लेकर नहीं आ रहे हैं कि उसमें भावनाओं का टकराव नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा संरक्षण किसको मिल रहा है, जिसके कारण आज हम लोग मानव के तौर पर जिंदा है, संसदीय मंत्री जी और मैं। वो खेजड़ी का बिल नहीं लेकर आएंगे, वो हमारी प्राथमिकता नहीं है। पर इस तरह का बिल लेकर आए, इस बिल के माध्यम से, सदन के माध्यम से राजस्थान को बताना कि कितने इस तरह के केसेस हुए जिसके कारण इस बिल की आवश्यकता रही। निरंकुश की बात कर रहे हैं, अपील और रिव्यू का पूरा अधिकार आपने प्रशासन को दिया। इस सदन को अधिकार नहीं है प्रशासन के संदर्भ में अंगुली उठाने का। निरंकुश किया किसने? एसडीएम की अकाउंटेबिलिटी किस विभाग में? एसडीएम की अकाउंटेबिलिटी किसी विभाग के लिए है? देश के अंदर ज्यादातर राज्यों के अंदर एसडीएम राजस्व मंत्रालय में आता है और इस सदन के बहुमत ने यह तय किया कि एसडीएम की अकाउंटेबिलिटी राजस्व विभाग से में नहीं होने चाहिए। और वो अधिकारियों, वो सीएमओ क्या है कि कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, वो आरएस की ट्रांसफर तक नजर रख ही नहीं सकता। तो वहां बैठे हुए जो आईएएस है उन तक किसने दिया? सदन के बहुमत ने दिया। निरंकुश किसने किया? सदन के बहुमत ने उनको निरंकुश किया। अगर हम लोग ये मूल जड़ तक जाना चाहते हैं कि एसडीएम को निरंकुश से अंकुश, प्रशासनिक अंकुश, तो ये अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरे पड़ोसी विधायक ने जो सवाल उठाए राजस्व के संदर्भ में या राजस्व विभाग के संदर्भ में, आज राजस्व विभाग के अंदर किसी को अधिकार है? ये बोर्ड बना दिया गया। ये बोर्ड का खेल क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये यूडीएच के अंदर हाउसिंग बोर्ड क्यों है? ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्यों है? ये एनर्जी मंत्रालय के अंदर ये निगम क्यों है? सभापति महोदय, अगर इन बोर्ड को किसी मंत्री को चेयरमैन बनाने की आवश्यकता नहीं हुई तो हमारी सरकार ने यूडीएच मंत्री को बोर्ड का चेयरमैन क्यों बनाया? शांति धारीवाल जी को हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने बनाया। पर हम लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से कि इन बोर्ड के माध्यम से हम लोग जो गवर्नेंस है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, आज अधिक यहां मंत्री खड़े होकर तो पंडित जी जवाब दे सकते हैं, पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है। क्या इस सदन के अंदर चर्चा कर हम लोगों को तय नहीं करना चाहिए कि ऑटोनोमस और बोर्ड के माध्यम से जो अकाउंटेबिलिटी है उसको डाइवर्ट कर चंद लोग, आज कोई भी प्रदेश के समझदार व्यक्ति क्या सवाल करता है किसी भी प्रदेश में कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? हर आईएएस के जहन में एक ही सवाल रहता है कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, उससे मैं संपर्क और संबंध कैसे रखूं? जो सरकार है, कैबिनेट, किसी से निष्पक्ष आईएएस से आप जाकर पूछ लो, कोई भी ये रुचि नहीं रखता है कि सरकार चलाने वाले कैबिनेट का सदस्य कौन रहेगा। सरकार कैबिनेट से रहती है। तो जो अकाउंटेबिलिटी की हम लोग बात करते हो, अकाउंटेबिलिटी तय करने का अधिकार किसमें? वो हम लोगों के बहुमत के है। वो हम लोग खुद मौन सुन हो जाते हैं जब ये सवाल बिजनेस रूल में अमेंडमेंट करने का अधिकार किसके पास है? सभापति महोदय, वो कैबिनेट के पास है। ईमानदारी से उस कैबिनेट में ये सवाल कितने ने उठाया कि ये बिजनेस रूल को हमको बदलना चाहिए?
वो सवाल नहीं उठाएंगे। जब तक अमूल चूल उन सवालों का उत्तर हम लोग नहीं ढूंढेंगे तो अंगुली उठाकर ही हम किसी भी अधिकारियों के अंदर इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। जो फाइलों का, नोट शीटों का ये उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छे फाइल और नोट शीट भी बनी हुई है, वो कोई भी मंत्री उठाकर यहां बात नहीं करेगा। कई काबिल अधिकारी नोट शीट बनाकर, और मैं उदाहरण मेरा खुद के राजस्व मंत्रालय के टाइम में लेना चाहता हूं। मेरे साथ जो राजस्व सचिव थे संजय मल्होत्रा, मैं इन अधिकारियों में से सबसे काबिल अधिकारियों में से उनको एक मानता हूं। वो अलग बात है कि हमारी सरकार उनसे खुश नहीं थी। ये कृपलानी जी, आपका ऑब्जेक्शन तो डिस्टर्ब मिनिस्टर के संदर्भ में ही था। गोविंद डोटासरा जी की यह गलती थी कि जो डिस्टर्ब विधायक हैं उनके बारे में बोलना चाहिए था, सिर्फ डिस्टर्ब मंत्रियों के बारे में कैसे बोलना था। आपने डोटासरा जी की तरफ इशारा करके कहा डिस्टर्ब विधायकों के लिए भी बिल लाएंगे। नहीं, वो तो डिस्टर्ब विधायक है जो डिस्टर्ब होकर खड़ा हुआ है। कृपलानी जी जैसे, उनके संरक्षण के लिए भी कोई विधायक लाने के लिए इन्होंने बोला और वो सरकार लाई, ये मेरा उनसे निवेदन है। तो वो रेवेन्यू के संदर्भ में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट में एक प्रस्ताव आया कि रेवेन्यू बोर्ड को 2 टुकड़े न्यायिक और प्रशासनिक के अंदर बांटा जाए और डायरेक्टरेट के तौर के ऊपर रेवेन्यू बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिवली डायरेक्टरेट हो और न्यायिक तौर के ऊपर वो है। पर हमारे उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी महोदय जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उस वक्त तो उनकी रुचि राजनीति में थी, आज राजनीति में, तब उनकी रुचि एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने ये तर्क दिया कि वहां वकील सहमत नहीं। वह वकील क्यों नहीं सहमत? उसी बिल्डिंग में अजमेर में करने के लिए, पर करना नहीं, उससे अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है। इस तरह के एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण है। मेरा निवेदन है कि इस तरह की चर्चा कर कर हम प्राथमिकता तय करें सदन के अंदर। इस तरह से हम अपना समय और क्षमता इन भावनात्मक तौर पर, जिससे हम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, उनमें व्यर्थ नहीं करें। सभापति महोदय, अंत में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, मेरे देश की सरकार को तेल खरीदने का अधिकार तो दिलवा दो। मेरे देश के सरकार को तेल खरीदने का अधिकार भी खुद के पास नहीं है, वो भी ट्रंप और अमेरिका तय कर रहा है कि मेरे सरकार का तेल कब और कैसा, वो 1 महीने की छूट से करवा रहा है। ये जिन प्लॉट के, जमीन के संरक्षण के संदर्भ में कह रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि वो तेल की खरीद का अधिकार हमारे देश को सरकारें नहीं दिला पा रही है, वो भी 1 महीना उनके रहमो करम के ऊपर वो हमको मिल रहा है। और आप लोग सिर्फ भावना भड़काने के लिए, तुष्टीकरण के लिए ऐसे बिल लेकर आ रहे हो। मेरा निवेदन है कि जनमत संघ के लिए इसको आप भेजो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं गर्व से कहता हूं, मैं हिंदू हूं, सौभाग्यशाली हूं कि राजस्थान जैसे खुशहाल भाईचारे वाले प्रदेश व भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश का नागरिक हूं। भारत के संविधान ने सभी को समान बराबर अधिकार दिए हैं। अगर मैं अधिकारों की बात करूं, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 धर्म जाति के आधार पर भेदभाव निषेध का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19 का 1 का ई कहीं भी निवास करने का अधिकार हमें देता है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें देता है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल में क्या हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो पा रही है? यह बिल क्यों आया है? राजस्थान जैसे खुशहाल प्रदेश में इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1991 में
गुजरात में बिल आया, डिस्टर्ब एरिया बिल, 80 के दशक में वहां दंगे हुए थे। क्या राजस्थान में इस तरीके की कभी घटनाएं हुई? मैं जहां से आता हूं, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, उस पश्चिमी राजस्थान से, ईश्वर के आशीर्वाद से और तमाम उन लोगों के भाईचारे की बदौलत आज तक वहां कभी किसी तरीके की कोई दंगे की, कोई तमाम इस तरीके की वैमनस्य की घटना नहीं घटित। पर फिर भी हम राजस्थान में, अरे कौन नहीं पढ़न दिया, हां बिल्कुल राजस्थान में, अरे बिल्कुल साहब सुन तो लो, सुनने की हिम्मत रखो प्लीज, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुनने की हिम्मत रखो, अभी तो आया हूं, धीरे धीरे सुनो। किसी का भी इस बिल की राजस्थान को जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ एक कारण है इस बिल को लाने का, वैमनस्य कैसे फैलाएं, हम किस तरीके से धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लड़ाएं ताकि हमें वोट आसानी से मिले। यह ना सत्ता पक्ष का अकेले का कहना नहीं है, विपक्ष का भी वही हाल है। बारी बारी से किस तरीके से हम, चलिए ये बिल ले आए, हम अगले बार जब आएंगे उस बिल को वापस विलोपित करेंगे, हम मिलके करेंगे, तमाम लोगों का अपना काम चल रहा है। पर आज के समय में नुकसान किसको हो रहा है? प्रदेश की 8 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकार जब सत्ता में थी, जिनके अभी ये हिमाकत बने हुए बैठे हैं विपक्ष के तमाम मेरे साथी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 70 सालों में वो अल्पसंख्यक समुदाय, वो मुसलमान, वो हमारे देश के नागरिक, उनको शिक्षा से भी वंचित रखने का काम किया तो हमारे विपक्ष ने किया, हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। आप देखेंगे कि उनको किस तरीके से डरा के, तमाम चीजों से दूर रख के, उनको एक वोट के रूप में, अगर पढ़ लिख लिए ना साहब, वो हमें वोट नहीं करेंगे, उनको डरा डरा के किस तरीके से वोट दिए। अब क्या हो रहा है साहब? अब जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि साहब आप बड़े खतरे में, ओ हो साहब, इससे नुकसान आम व्यक्ति को होगा। आज हम बात कर रहे हैं विकसित राजस्थान बनाने की, 2047 में हम विकसित राजस्थान बनाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्या इस तरीके से आप विकसित राजस्थान बनाएंगे? क्या वैमनस्य के आधार पे वो विकसित राजस्थान की नींव आप रखेंगे? हम किस तरफ जा रहे हैं? आज के समय में महंगाई पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी